जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आज आधुनिक भारत का इतिहास का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में पूर्ण रूप से केंद्रीकरण लागू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1773 में और पूर्ण रूप से उनको लागू कर दिया 1833 में। दोस्तों क्या घटना घटी, तो आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब नहीं रहा सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बल्कि अब बनाया गया पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल। मैंने कहा ना केंद्रीकरण, पहले तो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसी को रखा गया था, अब लेकिन पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। केंद्रीकरण की शुरुआत कब हो रही थी? 1773 में, पूर्ण रूप कब उसने धारण कर लिया? 1833 में। अब जब केंद्रीकरण हो गया दोस्तों, तो आप एक चीज और देखेंगे कि हमारे यहाँ गवर्नर जनरल जब बना दिया गया, जो वो पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। तो क्या पूरे भारत के लिए अकेले वो काम कर लेगा? नहीं भैया, विधिक और कानूनिक सदस्य होना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे उसकी काउंसिल में एक विधिक सदस्य जोड़ा गया पहली बार, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। 1833 का एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1813 में होने वाली जो घटना, कौन सी घटना थी 1813 में? 1813 में हुआ था, कंपनी के साथ एक घटना घट गई थी भैया कि उसका एक अधिकार खत्म होने के कगार पे था। सिर्फ चाय और चीन का व्यापार छोड़ के पूरा एक अधिकार खत्म हो गया था। पिछले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब चीजें बहुत कायदे से आपको याद कराई है, क्योंकि 1813 का एक्ट कुछ मोड़ लाया था, है ना। अच्छा, वो तो देखेंगे 1833 के एक्ट में कंपनी का जो एक अधिकार था वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, और आप देखते हैं कि पूरे भारत के लिए क्या बना दिया गया? एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों इसका एक सीक्वेंस है, उसको पहले समझते हैं, फिर आप इस पे आइएगा। कुछ चीजें 1833 के एक्ट में जो वो क्या थी, 1833 के एक्ट में क्या थी, मैं यहां समझा देता हूं बगल में ही आपको, सब याद करने के लिए। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 1813 को और आगे आपने बढ़ा दिया, 20 साल के हिसाब से बढ़ रहा है, 1813 फिर 1833 और फिर 20 साल बाद 1853 में आएगा। तो आप देखेंगे कि 1833 में क्या हो रहा है भैया? हाँ, आप सही है। क्या हो रहा था? तो मैंने कहा कि जो पहले चीजें चली आ रही हैं उनको पूर्ण रूप दिया जा रहा है, जो पहले से चली आ रही चीजें उनको क्या दिया जा रहा है? पूर्ण रूप दिया जा रहा है। जैसे 1773 में शुरू हुआ था केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, और पूर्ण रूप दे दिया गया 1833 में। क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन यहां पर लागू। तो इसके अंतर्गत क्या करना ये पड़ा कि जो विलियम बेंटिंग नाम का इंसान है, इसको बना दिया गया पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल। तो क्या पूरे भारत को आप देखोगे तो क्या ऐसे ही देख लोगे? नहीं भैया, अब तो पूरे भारत का ठेका लिए हो ना, तो कोई ना कोई एक सदस्य जुड़ेगा इनकी काउंसिल में। जो इनकी काउंसिल है, जो इनकी मदद करती है, उसमें एक सदस्य और जुड़ेगा, और आप अंदाजा लगाओ वो किसका विशेषज्ञ होना चाहिए? बिल्कुल सही, कानून का, विधि का, बोले तो विधिक सदस्य। तो आप देखेंगे इसी वजह से एक विधिक सदस्य जोड़ा जा रहा है, और उसका नाम जानते हैं ना, भारत का पहला विधिक सदस्य कौन है? बिल्कुल से लॉर्ड मैकाले। और इसकी चर्चा कल भी हुई थी, पुराने वाली वीडियो में भी हुई थी कि किस तरीके से 1813 के एक्ट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया आधुनिक शिक्षा की तरफ हमें ले जाने में, अपने फायदे के लिए, ना कि हमारे फायदे के लिए, ये मत सोचिएगा। अच्छा, तो क्या आप अब भी काम कर लोगे भारत में पूरी तरीके से? नहीं भैया, भारतीयों को भी तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि 1813 का जो एक्ट था उसमें शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा भी तो दी जानी शुरू हो गई है भारतीयों को। तो क्या वो शिक्षा लेके ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो भी उन्होंने आपने आधुनिक शिक्षा दी है, यानी शरीर से तो वो भारतीय है ना, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या है भैया? मानसिक रूप से, मेंटली वो क्या बन गए हैं? अंग्रेज बन गए हैं। तो ऐसे लोगों की तो जरूरत थी ब्रिटेन वालों को, इसलिए तो 1813 का एक्ट लाए थे कि भैया इनको शिक्षित किया जाए, और वो भी आधुनिक रूप से, ताकि ये हमारा काम कर सके और विद्रोह ना करें, ये हमारे दिमाग से चले। कारण कि मानसिक रूप से वो क्या हो जाएंगे? भारतीय हैं, लेकिन मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज हो जाएंगे। इस चरण को भी इन्होंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। कैसे कर दिया भैया? विधिक सदस्य में का देखिए, यहाँ पर ये चरण ऐसे पूरा हुआ कि जो लोग थे हमारे यहाँ, जो भारतीय ऐसे शिक्षित लोग, ऐसे लोग, इनको तो भैया नौकरी अब मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, नौकरी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ही नौकरी देंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में शामिल किया जा रहा है, प्रशासन में उठा के भारतीयों को रखा गया। जबकि आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, जैसे कार्नवालिस से मना किया था, फिर आगे देखेंगे इरविन भी मना कर रहा होता है। तो प्रशासन में शामिल तो हम करेंगे इनको, लेकिन क्या सबको करोगे? बोला नहीं भैया, वहीं इन दोनों में से वहीं जो इसमें शामिल होता है, जो मानसिक रूप से क्या है? इंग्लिश है, यानी प्रतियोगिता नहीं रखी जा रही है। कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एग्जाम दिया आईएएस बन गए, ठीक है,
यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं शुरू हुई है, प्रतियोगिता शुरू होगी 1853 में कि हम ज्वाइनिंग देंगे। किस एक्ट के तहत? 1853 में हुआ कि अगर आप एग्जाम देंगे तभी मैं आपको पोस्ट दूंगा। वो प्रतियोगिता कब शुरू हुई? 1853। लेकिन अभी बात किसकी? 1833 में। यहाँ पे तो बस ऐसे ही लोगों को इन्होंने देना है। तो आप देखेंगे नामित प्रक्रिया है, नाम मनोनीत जिसे कहते हैं, अपने मन से तय कर रहे हैं। यानी आधार क्या रखा? योग्यता, ना कि प्रतियोगिता, योग्यता रखी इन्होंने। देख रहे हैं प्रशासनिक सेवा में किस तरीके से रख रहे हैं अधिकारियों को, अपने सेवकों को, ना कि प्रतियोगिता। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं 1833 में। वो कब आई? 1853 में। प्रतियोगिता 1853 में। तो यहाँ क्या है? योग्यता। जैसे वही इंसान बनेगा जो 10 साल तक भारत में रहा हो, उन अपने लिए अगर बना रहे, और भारतीयों के लिए भी इस तरीके से कुछ नियम शर्तें। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ पर आपने ये सब चीजें देखी, शिक्षा का क्रम हो गया। लेकिन एक चीज और हुआ यहाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया कि चरण 1773 में जो पूरा नहीं हुआ था वो किस तरीके से 1833 में पूरा हो गया, और ये चीजें आपको याद रहेंगी ग्राफ में। और क्या हुआ था जानते हैं? और हुआ था 1813 में। क्या हुआ था 1813 में भैया? 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था लगभग खत्म कर दिया गया था, मोनोपोली को। क्योंकि पूर्ण रूप से तो एक अधिकार खत्म नहीं किया गया, दो ही चीज रह गई थी, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार। तो 1833 के एक्ट में यही क्रम और आगे बढ़ा करके ये भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी पूर्ण एकाधिकार खत्म, पूर्ण रूप से एकाधिकार खत्म। तो दोस्तों पहली बार कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ था? 1813 में। लेकिन पूछा जाए पूर्ण रूप से एकाधिकार कंपनी का कब खत्म हुआ था? 1833 में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1773 के एक्ट से। पूर्ण रूप से केंद्रीकरण कब हो गया? 1833 में। और वो इंसान कौन था? विलियम बेंटिंग। ये जो क्रम चला ना केंद्रीकरण की तरफ, इसमें कई सारे क्या आए? गवर्नर आए। तो इनके बारे में जान लिया जाए कि कौन कौन सा गवर्नर जनरल था। तो आपने पिछले वीडियो में मेरे देखे जिसमें मैंने आपको क्या क्या खत्म किया था दोस्तों, याद है कुछ? मैंने खत्म कर दिया था क्लाइव के बारे में, नहीं पहला गवर्नर जनरल, और मैंने क्या चीजें खत्म कर दी थी, और मैंने खत्म किया था उसके बाद के गवर्नर जनरल जिसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। फिर उसने क्या चीजें की, है ना, उसने क्या चीजें शुरू की, क्या खत्म कर दी क्लाइव की। और उसके बाद फिर मैंने क्या आपको पढ़ाया था दोस्तों? उसके बाद मैंने पढ़ाया था कॉर्नवालिस के बारे में। और कॉर्नवालिस के बाद क्या पढ़ाया था दोस्तों? मैंने कॉर्नवालिस के बाद मैंने नहीं पढ़ाया अभी, वही तो मुझे बताना है आपको कि किस तरीके से क्रम आगे बढ़ा। ठीक, तो पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लोगे? ठंडी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। 1833 का एक्ट क्या दिख रहा है दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जो भैया अभी मैंने आपको समझाया। और बड़ा कर दें? अब लो, अब आराम से लो इसको यार। दिख रहा है? देख रहे हैं? चरण पूरा हो रहा है 1773 का। यहां पर कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज कर दिया। अच्छा भाई, पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं ये? इसके अंतर्गत पूरे भारत पे गवर्नर जनरल बनाया। नाम क्या है दोस्तों उसका? विलियम बेंटिंग, पहला गवर्नर जनरल पूरे भारत का। ध्यान दीजिएगा, बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन? बिल्कुल सही, विलियम बेंटिंग। अच्छा भाई, वो भी ठीक है। क्या ये अकेले काम कर लेंगे? पूरे भारत का ठेका दिया गया? नहीं, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या जोड़ा जा रहा है? विधिक सदस्य जोड़ा जा रहा है। नाम क्या है भैया? मैकाले। फिर जो शिक्षा दिए हो क्या फालतू बैठेंगे? नहीं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करने की बात तो बोल रहे हैं, लेकिन एक शर्त रख दिया दोस्तों। क्या शर्त रख रहे हैं? योग्यता के आधार पर, ना कि प्रतियोगिता के आधार पर। नामित प्रक्रिया है, अपने मन से अपने ही लोगों को रखना है। प्रतियोगिता तो शुरू हुई काफी दिन के बाद, वो दिन मैंने बताया 1853, बोले तो 20 साल के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ खत्म हो रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। जो कहां से शुरू हुआ था? 1813 के एक्ट में। मैंने बताया था वो क्यों शुरू हुआ था, मैंने ये भी उसमें बताया था। जिसने ये वीडियो देख रहा है और वो ये नहीं समझ पा रहा है तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में समझेंगे, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। 1813 बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अब जरा अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे, क्या आप बता नहीं पाओगे दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछ रहा है भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत कब की गई, बताइए आंसर क्या आएगा? शुरुआत की जा रही है तो 1773 के एक्ट के द्वारा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में पूर्ण रूप से केंद्रीकरण कब का लागू किया गया? भैया 1833 का एक्ट, अभी आपने पढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा इस पूर्ण केंद्रीकरण का जो क्रम है उसके बारे में मैं काफी कुछ तो पहले ही पढ़ा चुका हूं पुराने वीडियो में, और बाकी चीजें अभी हम आगे लेके चलने वाले हैं। जैसे दोस्तों शुरुआत कहां से हुई थी? एक कंपनी की प्रशासनिक रूप से यहां पर कैसे जमा रहा है? कौन जमा दिया था? बिल्कुल सही, नींव तैयार की थी प्रशासनिक रूप से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लाइव ने साम्राज्य की नींव डाली थी। और इस साम्राज्य की नींव को और मजबूत किसने किया था दोस्तों, याद है, वारेन हेस्टिंग्स ने। और जमींदारी व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था, पंचशाला, बोली लगाने वाली व्यवस्था शुरू कर दी थी भैया ने पैसे के लिए। और इस बोली लगाने वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया था किसने, कॉर्नवालिस ने। कौन सी व्यवस्था ले आया था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, यहां तक तो आप पढ़ चुके थे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जान रहे हो ना, जमींदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, है ना, जागीरदारी व्यवस्था, इस कई नामों से उसको जाना जाता है। तो कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है, जॉन शोरे आते हैं। कौन आते हैं, जॉन शोरे। क्या खास बात रही इनकी, देखिए इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, बस थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा इनके बारे में। भारत में शांति नीति लेके चल रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था लेके चल रहे हैं, शांत व्यवस्था, ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं, है ना, हस्तक्षेप ना किया जाए, हस्तक्षेप की नीति, मगर अवध को छोड़ गए, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने टांग अड़ाई थी। अच्छा भाई, फिर अगली चीज पे चलते हैं। इसके बाद कौन है, इसके बाद आता है वेलेस्ली। देखिए वेलेस्ली क्यों इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज तो हमारे यहाँ पहले से एक चीज बहुत खतरनाक चल रही थी, वो डुप्ले ने शुरू किया था, और उसको कहते हैं आप सहायक संधि। सहायक संधि मतलब जानते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ट्रीटी सब्सिडी अलायंस, मतलब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं मदद नहीं कर रहे थे, ये अंग्रेज है ना, ये तो हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, ये हमें ही नुकसान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं इसको समझिएगा, इस संधि के बारे में। इस संधि के तहत ये था कि अंग्रेजों ने कहा भाई भारतीय राजा हो आप, आपके पास सुव्यवस्थित सेना नहीं, ना हथियार है, लेकिन हमारे पास तो आधुनिक हथियार है, सुव्यवस्थित सेना है, क्यों ना मैं आप मौका दें कि हम आपकी राज्य की रक्षा करें। ठीक, हम अपनी सेना रखते हैं और बदले में आप हमें पैसा दीजिए, गिफ्ट दीजिए, प्लस उस सेना को रख रखाव का जो पैसा है वो भी आप दीजिएगा। तो राजा सोचता था भाई बड़ी आसान सी बात है, हमें करना ही क्या है, सब कुछ तो यही लोग करेंगे और राजा भी मैं ही बना रहूंगा। बहुत आसानी से वो मान जाता था। और आप देखेंगे जब सेना इनके हाथ में होगी, वहां के दरबार में इनका रेजिडेंस होगा, बिना इनके पूछे वो कोई सहायक, कोई संधि नहीं कर सकता, किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, तो राजा के राजा रह गया, सब पावर तो लेके बैठ गए वो। तो ऐसी संधि को क्या कहा गया, सहायक संधि। और आप देखेंगे कि शुरुआत तो डुप्ले ने की, लेकिन मॉडर्न रूप लाकर के खड़ा किया वेलेस्ली ने। तो सबसे बड़ा योगदान इसका क्या रहा, सहायक संधि। और आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत तेजी से इसका साम्राज्य विस्तार होता है, जो आगे चल के डलहौजी पूरा कर रहा है उसे। फिर क्या काम है वेलेस्ली का, अगला काम दोस्तों देखो, फोर्ट, मैंने कहा ना कि शिक्षित करना है, तो सिंपल सी बात है भैया, अब भाई शिक्षा है तो अधिकारी होंगे, उनको तैयारी करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, कैसे थोड़ी वो काम कर लेंगे। तो उस ट्रेनिंग को, आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देना है तो कहाँ दे रहे हैं, एक कॉलेज बना रहा है, नाम क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पर भैया, कलकत्ता में, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सिविल सेवक जो होते हैं वो रीढ़ होते हैं एक राज्य की, रीढ़ की हड्डी है वो, ठीक है, इस्पात का चौखट कहा जाता है उनको, इनका होना बहुत जरूरी है। पूरा प्रशासन इसी पर टिका है, इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने ये हमें दिया है। और कॉर्नवालिस आधुनिक सिविल सेवा का जनक भी है। और आप देखेंगे कि ये अंग्रेज जब चले गए तो बहुत कुछ हमारे यहाँ से खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया, लेकिन सिविल सेवा का जो प्रावधान है वो हमने कभी खत्म नहीं किया दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी। अच्छा अगला काम आप देखेंगे, चौथा युद्ध होता है मैसूर पे कब्जा, और इसके बाद नाम आता है बार्लो का। अच्छा दोस्तों, क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। वेलेस्ली का इतना काम से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़िएगा, बार बार पूछता है। देख लिया, स्क्रीनशॉट लिया, मेन काम हो गए। वो प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी मत जाएगी कि उन्होंने बनाया। उसके बाद आप देखें गांव के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बार्लो पे चलते हैं, बार्लो इसके बाद आते हैं। बार्लो के लिए तो आप एक ही चीज याद रखिएगा कि नाम से कुछ याद आ रहा है, बार्लो, बाल वाल जैसा कुछ याद आ रहा है बस उसी याद रखिएगा, बा और वाह। बार्लो के समय में क्या हुआ था, वेलूर में एक विद्रोह हुआ था। हुआ क्या था भाई, जो सैनिक हैं उनको तिलक और पगड़ी लगाने पर रोक लगा दी गई। और हमारे यहाँ यही चीज तो नहीं करनी है, कुछ भी कर लो, हमारी धार्मिक और परंपरागत गतिविधियों में टांग मत अड़ाओ। और परिणाम आप देखेंगे, अंग्रेज मानते नहीं, आगे चलकर 1857 क्रांति हो रही है। उसका एक कारण ये भी है, और मुख्य कारण माना जाए तो वही है, देखा जाए तो, ठीक है। फिर कौन आता है भैया, मिंटो आए, इनके समय में कई काम हो रहे हैं, एक काम खाली इंपॉर्टेंट है। पंजाब का राजा क्या नाम है, शुक्र चकिया मिसल का नवाब, क्या नाम है उसका, हाँ, महाराजा रणजीत सिंह। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर का विलेज अब हो रहा है ना, हमने जो एक कर लिया, 370 खत्म कर दिया। तो जानते हैं वहां पर आईपीसी नहीं लगती थी पहले, इंडियन पेनल कोड, हमारे यहाँ जो दंड, भारतीय दंड संहिता लगती ना पूरे भारत में, वहां ये नहीं लगती थी तब, जब 370 नहीं खत्म हुआ था। तो चलता क्या था जानते हैं, रणजीत सिंह की संहिता, इनकी संहिता चलती थी। तो खैर मैं वो आगे बताऊंगा, अभी इसमें मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा ना बहुत सारे काम है, लेकिन आपको जो याद करना, मैं पहले उस पर ध्यान दिलाऊंगा,
फिर चलेंगे, वो भी क्लास चलेंगी, मजेदार क्लासें होंगी, वो तो खैर पॉलिटी का है। अब देखिए हेस्टिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इनके जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम एक हो रहा है भैया, पिंडारी। पिंडारी वो पिक्चर देखी है सलमान खान वाली वीर, वो क्या होता है उसमें, पिंडारी होता है ना वो। और पिंडारी में सिर्फ कोई धर्म जात के लोग नहीं होते, तो उसमें हर धर्म जात के लोग होते थे, ठीक है। पिंडारी एक ऐसा समुदाय होता था, जो लुटेरे तो होते थे, वो मराठों का समर्थन था इनको, मराठे इनको अपने लिए अपना झंडा दे दिया था मराठों ने इनको, ठीक है। और ये भी लड़ाकू होते थे बहुत परेशान थे लोग इनसे, तो इनको क्या कर रहा है, ये दमन कर रहा है। एक एक्ट आया टेनेसी एक्ट, और इंपॉर्टेंट चीज रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी के जमाने में आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में दोस्तों थोड़ा सा क्या आप जानना चाहेंगे? आइए, वैसे तो ये एक चैप्टर है जो मैं आगे पूरा आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं तो जमींदारी व्यवस्था को लेकर के कि किस तरीके से पहले पंचशाला पद्धति, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। समझिएगा रैयतवाड़ी के बारे में कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत इजी है। चर्चा हो रही रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम, बिल्कुल सही बात किसकी हो रही, जमींदारी व्यवस्था की। इसके पहले कौन सी व्यवस्था चल रही थी? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में भैया कौन मुखिया बना दिया गया था? परमानेंट जो सिस्टम था उसमें मुखिया होता था जमींदार, ठीक है, यही होता था मालिक जमीन का। लेकिन यहाँ पर मुखिया कौन हो गए? तो रैयत का मतलब ये राइन, राइन मतलब होता है किसान, यानी कि वो जिसकी खुद की जमीन है, बोले तो यहाँ पर हम ले लेते किसान। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले होता क्या था, ये रहे किसान, ठीक है, फिर किसान के ऊपर कौन बैठा हुआ था? जमींदार। और यही जमींदार है जो टैक्स लेके कहाँ देता था? सरकार को। बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे यहाँ पे कि नहीं काम कर रहे थे, है ना? याद है कितना परसेंट ये कितना परसेंट ले लेता था? 11%। कितना ही देता था सरकार को? 89%। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आगे पूरा ये चैप्टर है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो समझिएगा मैंने क्या नीचे लिखा था, बिल्कुल सही, किसान, फिर बीच में जमींदार आ गया था, और ऊपर थी कहीं जाकर के सरकार। क्या सरकार डायरेक्ट संपर्क में थी किसानों के? नहीं थी। बीच में कौन है? जमींदार। तो इस व्यवस्था में यही हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयत मतलब हम इंपॉर्टेंट यानी कि मेन मुखिया मानते जमीन किसान को, यानी किसको हटा दिया इन्होंने हटा दिया जमींदारों को, डायरेक्ट किसके संपर्क में आ गए? इनके संपर्क में। तो किसान हो गए मालिक। किसने आइडिया दिया था? जैसे यहाँ पर किसने आइडिया दिया था, याद है कुछ? किसने शुरू किया वो तो मैं बता चुका, ग्रांट शोरे ने। यहाँ कौन आइडिया दे रहा है? एल्फिस्टन और चैपलिन। अच्छा भैया यह लागू कौन कर रहा है दोस्तों इसे? तो वो कर रहा है, याद करने का तरीका समझिएगा, जो आपको राय से याद, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत मतलब राय, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, राय। आप किसी को राय देते हो तो कुछ चीज उस कंडीशन को रीड करते हो ना। पहले कोई आपसे पूछता है कि भैया मैं सिविल तैयारी करूँ क्या एसएससी की, तो उसकी कंडीशन को रीड करते हो ना कि मेंटल एबिलिटी क्या है, क्या ये तैयारी कर सकेगा, क्या ये और आगे बढ़ जाएगा, तो आप रीड करोगे ना पहले। तो कर्नल रीड, ठीक है, कर्नल रीड है इसके, इन्होंने शुरुआत की है। अब एक बार राय लोगे या 2-3 बार रीड करोगे उसे? किसी कंडीशन को रीड करके कितनी बार रीड करके उसको राय दोगे? कम से कम 10 से 12 बार। तो बोलो 12 बार मान लेते। तो 12 महल नाम की एक जगह है मद्रास में दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कर्नल रीड ने कौन सी व्यवस्था शुरू कर दी थी? बिल्कुल सही, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये तो हो गया आपका, थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको रैयतवाड़ी चर्चा कर दी। अच्छा अगला एडम्स और एमहर्स्ट, 2 और बचे हैं। एडम्स को याद कर लीजिए, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की थी भैया ने। उसके बाद आप देखिए राजा राम मोहन राय यहाँ प्रतिबंध के खिलाफ भी जाते हैं, मगर वो मैं पढ़ाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा क्या सामाजिक सुधार आंदोलन की तरफ चलूंगा, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आर्य समाज वगैरह की चर्चा होगी। दोस्तों एमहर्स्ट, क्या आपको समझ में आया पूरा? क्या समझ में आया कि किस तरीके से आपको पूरा याद करना है? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है कि लेते चल रहे थे आप स्क्रीनशॉट? अगर लेना हो स्क्रीनशॉट तो एक बार मैं इसको पहले कर लीजिए, ठीक। इनके काम का आगे बाल लो, फिर हाँ ठीक, मैं बढ़ाता चल रहा हूँ। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी, महलवाड़ी तो मैं आगे पूरा आपको याद करवाऊंगा, इसकी चिंता मत करिए क्योंकि चैप्टर है इसका, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है, धन्यवाद।